रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मींस लाइट रे का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसे मान लो ये आपका मीडियम है एयर। ये क्या है? एयर। इसको हम मान लेते हैं कोई भी डस्ट मीडियम हो गया या कोई भी ग्लास बोल दिया। ये ग्लास है और ये क्या है? वाटर। तो लाइट रे मान लो यहां से आई। ठीक है, ये आपकी लाइट रे इंसर्ट किया। तो यहाँ के बाद इंसर्ट होके वो किस मीडियम में गया? एयर से ग्लास में गया। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है। वाटर से ग्लास से वाटर में गया, ये भी क्या हुआ? ये भी रिफ्रैक्शन है। और वाटर से वापस कैसा गया? एयर में गया, ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन है। मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इस डेफिनेशन में हम कुछ और भी है ना वर्ड ऐड करेंगे। तो अभी शॉर्ट में आप ये याद रखिए कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या ट्रांसफर ऑफ लाइट या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म समझना पड़ेगी। ठीक है, वो हम समझते हैं। ठीक है। वो टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसे बोलते हैं म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके पहले आप समझिए। अच्छा बताओ, सभी मीडियम में हमेशा लाइट की स्पीड सेम होती है क्या? बताओ। हमेशा लाइट की स्पीड सेम नहीं होती है। ठीक है। जैसे वैक्यूम में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। एयर में कितनी होती है? एयर में क्या होगी? ज्यादा होगी कम होगी? कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एयर में हम अप्रोक्सीमेटली कितनी लेते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेके चलते हैं। ठीक है। वही बात आती है सेकेंड। ठीक है। एयर के बाद आ गई ग्लास में, है ना। तो ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड कम क्यों होती है? देखो वैक्यूम में क्या होता है? पार्टिकल दूर दूर होते हैं, है ना। वैक्यूम में कोई पार्टिकल होते ही नहीं है ना, तो वहां पे लाइट की स्पीड को कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे एयर आ गए, एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स है वो लाइट की स्पीड को कम कर देते हैं। ठीक है। वाटर आ गया तो वाटर में और ज्यादा क्लोजेस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो लाइट की स्पीड को और कम कर देते हैं। ठीक है। तो कुछ मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, कुछ मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है। ठीक है। तो इसीलिए उसी को मेजर करने के लिए एक टर्म बनाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि यदि कोई भी लाइट रे वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स कम होती है। फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये इंफॉर्मेशन देगा कि किसी भी मीडियम लाइट रे वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स कम होगी। ठीक है। जैसे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका मतलब है कि यदि लाइट रे वैक्यूम से किसी मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड 2 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखो फॉर्मूले से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा सी से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है C/V। कितना होता है? C/V। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम।
ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है अपॉन किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? तो देखो म्यू इक्वल टू सी बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, मतलब मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट वो भी मीटर पर सेकेंड, मतलब नो यूनिट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ इसको समझने के लिए कोशिश करें। यदि हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसको निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा? सी बाई वी, है ना। तो सी कितना है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड आ गया, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1.5। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, कितना होता है? 1.5। इसका मतलब है कि यदि लाइट रे वैक्यूम से ग्लास में जाती है तो उसकी स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी में यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हो, है ना। निकाल के बताओ। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मान लो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर साइड में। ठीक है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water is 4/3. Find speed of light in water. सॉल्व कीजिए तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई वी। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। तो म्यू दिया है 4/3 इक्वल्स टू सी कितना है? 3 × 10⁸ अपॉन वी। तो यहाँ से वी का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब वैक्यूम में लाइट की, सॉरी, ग्लास में वाटर, सॉरी वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इन चीजों में से देखो म्यू पता होगा तो आप उस मीडियम में स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड पता है तो आप म्यू निकाल सकते हो। और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा क्या होती है? फिक्स होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, कितनी निकाली हमने? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया था? म्यू वाटर 4/3, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 1.33। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना था? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यू बेटा याद कर लोगे तो अच्छा होगा, है ना। वैसे याद हो जाएगी, हम इतनी बार यूज करेंगे। म्यू ऑफ ग्लास कितना होता है? 3/2, मतलब 1.5। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मतलब यदि लाइट रे वैक्यूम से यदि ग्लास में जाती है तो ज्यादा स्पीड कम होती है, 1.5 टाइम्स कम होती है। और यदि वैक्यूम से वाटर में गई तो स्पीड 1.3 टाइम्स कम होती है। क्लियर है? तो जिस स्पीड ज्यादा होती, जिसमें स्पीड क्या हो रही है? ज्यादा कम हो रही है, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मोर डेंसर। मोर डेंसर का मतलब है मोर पार्टिकल पास पास होंगे तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो, तो हम लिख सकते हैं इफ in any medium speed of light less, we can say denser medium। ठीक है, और जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयरर मीडियम। ठीक है, तो जैसे इन दोनों की यदि बात करें, इन ग्लास और वाटर, ग्लास इज मोर डेंसर, है ना। ग्लास इज डेंसर मीडियम, वाटर इज
रेयर। अब हमेशा ग्लास डेंसर होगा या वाटर रेयरर होगा ऐसा नहीं, डिपेंड करता है हम किसका कंपेयर कर ले। ठीक है, यदि एयर टू ग्लास में गया तो ये होगा आपका रेयर और ये होगा आपका डेंसर। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे आपका गया वाटर, ये वाटर भी है, तो ये इन दोनों की यदि बात करेंगे तो ये रेयरर होगा, ये डेंसर होगा। इन दोनों की बात करेंगे तो ये रेयरर होगा और ये डेंसर होगा। ठीक है, तो रेयरर और डेंसर डिपेंड करता है किन दो मीडियम का हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है डेंसिटी होता है ना, तो वो जो डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसर मीडियम रेयरर मीडियम है ना, वाटर इज मोर डेंसर टू एज कम्पेयर टू ऑयल, तो वो भी डेंसिटी होती है। इसको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं और डेंसर बोला है ना, या हाई डेंसिटी मीडियम है, तो उस वाली डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, मतलब वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ लाइट पर। ठीक है, अब देखिए एक और टर्म यहाँ पे हम देख सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। ठीक है, तो लाइट भी क्या है, एक वेव है, तो वेव वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो हम लिख सकते हैं एन लेमडा किसके लिए, वैक्यूम के लिए, अपॉन एन फॉर लेमडा मीडियम के लिए। ठीक है, किसी भी लाइट सोर्स की एक बार प्रोड्यूस होने के बाद फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है। मतलब जो रेशो वेवलेंथ का होता है वही रेशो किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बोला कि ठीक है वेवलेंथ चेंज हो गया है, तो जिस रेशियो में वेवलेंथ चेंज होगा उसी रेशियो में स्पीड चेंज होगी और उसी रेशियो में ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ का रेशियो को भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इसका डेफिनेशन यदि लिखना हो तो वही हो जाएगा कि इट इज अ रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है, अब अभी हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे हमेशा रेयरर मीडियम कौन सा रहेगा, वैक्यूम है। ठीक है, क्योंकि हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो बताइए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमेशा लेस देन वन होगा या ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, तो देखो म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी। किसी भी मीडियम में स्पीड वैक्यूम से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि वैक्यूम ही मान ले तो ये वाला सी हो जाएगा तो वन हो जाएगा, अदरवाइज वी हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। ठीक है, कभी वन से लेस नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्सोल्यूट मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसे इसको इस टाइप से लिखते हैं, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। म्यू, म्यू वन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। यदि आप ये समझ गए इसका है ना क्या लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसको देखिए, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है,
अच्छा, जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है, तो है ना। तो जैसे इसका क्या फॉर्मूला होता है, μ1 2 का फॉर्मूला होता है μ1/μ2। जिसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं वो हमेशा नीचे हो जाएगा। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास का फॉर्मूला हो जाएगा μ water/μg। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसलिए ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक मीडियम का किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं। अब वापस से हम आते हैं, μ2 1 इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्या होता है μ1/μ2। अच्छा, म्यू इक्वल टू तो हम पढ़ चुके हैं ना, c/v, तो μ1 को हम लिख सकते हैं c/v1 अपॉन c/v2। c से c कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, v2/v1, क्या बच गया, v1/v2। तो यहां से हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्लियर है, यहाँ से डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं वापस से, μ1 विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसको क्या लिखते हैं, μ1/μ2। μ1 को क्या लिखेंगे, c/v1 और c/v2, c से c कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, v2/v1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मैंने स्टॉप करके आपकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखना चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो ना, v = m लेमडा लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, λ2 अपॉन λ1। ठीक है, अब ये लेमडा वगैरह तो पता होगा ना, वेवलेंथ क्या होता है, नहीं पता, जैसे ये आपका वेव है ना, तो ये लाइट भी क्या है, वेव है, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो विजिबल वेवलेंथ होता है 4000 है ना, 4000 एमस्ट्रॉम से लेके 8000 एमस्ट्रॉम तक होता है अप्रोक्सीमेट। कुछ बुक में ये भी लिखते हैं 3800 एमस्ट्रॉम से लेके 7800 एमस्ट्रॉम, है ना, नैनोमीटर में भी इसको होता है। तो ये होते हैं वेवलेंथ, एमस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो जो वेवलेंथ का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, और उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन सा है ये, क्या होगा, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, क्योंकि किसी के मीडियम को किसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। चलो अब निकालो, यदि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास कितना होता है, 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 4/3, कितना हो जाएगा, 9/8। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, तो ये हो जाएगा 4/3 अपॉन 3/2, कितना हो जाएगा, 8/9। ठीक है, अब वैल्यू 8/9 जितना होता है अप्रोक्सीमेटली, इसको आप 1.125 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 9.8 बेटर। क्लियर है, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है। अब इधर देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ मीडियम।
अब देखो मतलब किस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, किसी स्पीड में ज्यादा होती है, तो उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा वेवलेंथ कितना कम हुआ है ना। थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी मीडियम का यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, तो वहाँ लाइट का स्पीड बढ़ जाता है। दूसरा फोर्थ है नेचर ऑफ सराउंडिंग, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दोनों मीडियम पे डिपेंड करता है, जिस मीडियम से आया उसमें भी लाइट की स्पीड पे, और जिस मीडियम में गया उसकी भी लाइट की स्पीड पर, तो सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखो यदि हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि पूछा जाए रेड लाइट का अपॉन वायलेट लाइट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ होती है 3800 इंटू 10⁻8, सॉरी स्पीड है एंगस्ट्रॉम है ना, और रेट कितनी होती है अराउंड 7800 एंगस्ट्रॉम। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इधर देखो। अब यहाँ पर हम म्यू म्यू इक्वल टू क्या हो रहा है, सी बाई वी। सी तो हमेशा कांस्टेंट है ना। म्यू प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ 1/v, म्यू प्रोपोर्शनल 1/v इज इक्वल टू लिख सकता हूँ n लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो सकती है, इसलिए म्यू प्रोपोर्शनल 1/λ, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट एस होता है एस कंपेयर टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ये याद रखना। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सी लाइट का कम होता है, रेड का कम होता है, वायलेट का ज्यादा होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बहुत सारी जगह हम यूज कर रहे हैं। अब वापस से हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, इस पे आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ, अब रिफ्लेक्शन में क्या था, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। अब मान लो ये कोई मीडियम, ठीक है, इसको बोल देते हैं ये एयर, और इसको हम एग्जांपल के लिए लेते हैं ग्लास। एयर और ग्लास है, तो अब डेंसर और एयर समझ में आ गया होगा, ग्लास में स्पीड ज्यादा होती है, ये हो गया रेयर मीडियम, और ये हो गया रिलेटिवली डेंसर मीडियम, हो गया आपका डेंसर, ठीक है। अब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, इसको जाना तो ऐसा चाहिए था सीधा, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद, इस जगह जाने के बाद, यहाँ के बाद स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो लाइट क्या करता है, स्पीड कम हो जाती है, तो लाइट की टेंडेंसी होती है, क्या होती है, टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइट की टेंडेंसी क्या होती है, टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब लाइट क्या होती है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है। अब स्पीड कम हो गई, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो लाइट क्या लेगी, शॉर्टकट लेगी, और शॉर्टकट लेगी तो वो किस साइड बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। देखो मैं दोनों पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, शॉर्टकट ये होगा या ये होगा, क्या होगा, शॉर्टकट इस मीडियम को क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट वाला ज्यादा करेक्ट है। तो लाइट रे क्या होती है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल, जब उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब वापस से यहाँ पर देखो, इसी जगह वापस से बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, लाइट रे ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, मतलब डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयरर में, तो स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो कैसी बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसी को भी हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ, चलो दूसरा पेज ले लेते हैं।
से अब रियल में बना देते हैं। मान लो ये ग्लास ले, ठीक है, इस लाइट रे को इस तरीके से पास करना था, इस तरीके से पास करना, ठीक है। लेकिन ये आपका है रेयरर मीडियम और ये आपका है डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे जब भी लाइट रे क्या होगी, बेंड होगी। ये नॉर्मल बनाया हमने, है ना। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये नॉर्मल है। तो यहाँ से लाइट रे क्या होगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड्स या अवे, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ से बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइट का पाथ होगा क्या, ये नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। ये रफ किया मतलब ये ओरिजिनल पाथ नहीं है, इसको इसको हमने क्या किया, डॉटेड लाइन से represent किया। अब वापस से इसको जाना चाहिए था ऐसा, इसका पाथ तो ये है, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये, इसको ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। तो सीधा बना देता हूं, ये ऐसा नहीं जाएगा, वापस से ये क्या होगा, बेंड हो जाएगा, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन कैसा होता है, टेंसर टू रेयर। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, और किस साइड बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। किसका बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे को हम अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पाथ है, उसी पाथ के ही पैरेलल हो जाती है। और ये वाला पाथ आपका ओरिजिनल पाथ नहीं है, तो इसको भी हम किसे, मतलब आपका ये वाला ओरिजिनल पाथ, लाइट से इधर से आया, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया, वापस अवे, ठीक। ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये क्या हो गई, इंसिडेंट। ये वाली होती है रिफ्लेक्टेड, क्या बोलते हैं इसको हम, और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट। इमर्जेंट मतलब जो फाइनली निकले, जैसे बहुत सारी स्लेब लगा दी हमने, है ना, ग्लास की ऐसे बहुत सारी स्लेब लगा दी, तो ये रिफ्लेक्ट हुई इधर इधर इधर, जैसे बेंड हुई, और फाइनल जो रे होगी उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल है आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब समझ ही गए होंगे, ये वाला एंगल होगा आर, ये वाला एंगल होगा आर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यदि कॉज आए, है ना, कि लाइट रे बेंड होती क्यों है, तो होती क्यों है आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों होती है। कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, मोर स्पीड होती है, लेस स्पीड, मोर लेस स्पीड हो गई। लाइट की टेंडेंसी है टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है ना। तो उसकी क्या हो गई, स्पीड कम हो गई, तो वो क्या करती है, शॉर्टकट लेती है, पाथ को रिड्यूस करती है, और रिड्यूस के लिए वो क्या करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, ठीक है। सेम एज क्या होगा, सेकेंड रिफ्लेक्शन में, लेस स्पीड टू हायर स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसकी टेंडेंसी तो वही है, इसलिए वो लॉन्ग कट लेती है, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। लेकिन हमें एक ही एक्सप्लेन करना है, वाइस वर्सा लिख देना, ठीक है। यदि कोई पूछता है कि कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में शॉर्ट में ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, यही है उसका कॉज। लेकिन उसको एक्सप्लेन करना है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, टेक एन एग्जांपल ऑफ, है ना, rarer medium and denser medium, when light ray travels rarer medium to denser medium, speed of light decreases, so tendency of light is to travel equal distance in equal interval of time, so it will also take, also reduce the path, so it will bend towards normal and vice versa, clear है। ये हो गया cause of reflection।
अब हम आते हैं प्रॉपर डेफिनेशन पे, रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब लाइट का पाथ बेंड होता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रेयर टू डेंसर जाते हैं तो स्पीड कम होती है, तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड होती है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वहीं पे देखो डेंसर टू रेयर जाएगी तो स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, वो लॉन्ग कट लेगी, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, अब रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे, है ना, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे ही रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, वो देखिए आप। फर्स्ट रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन। जैसे आपका ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई है ना, यहाँ पे आपको क्या ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है ना? और जो रिफ्रेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, सेम प्लेन में होगी, मतलब इस प्लेन से बाहर नहीं निकलेगी, है ना, ग्रीन कलर की बनाई, ये तीनों क्या होगी, प्लेन में ही रहेगी। ठीक है, अब सेकंड है, ये चीज आप ध्यान से समझना, ठीक है, इसको बोलते हैं, जो सेकंड लॉ है इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस स्नेल्स लॉ को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका है, वो मैं बताता हूँ ताकि आपको ऑटोमेटिकली याद है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आर। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू 1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास काम में आएगा कि जो साइन एंगल है, ठीक है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड, यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। Ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction is constant, which is equal to refractive index of medium 2 with respect to मीडियम 1, है ना। तो यहाँ पे इसको आप स्नेल्स लॉ को दूसरे तरीके से समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब लिख सकता हूँ म्यू 1 साइन आई किसके इक्वल होगा, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल के, मतलब म्यू 2 साइन आर। ठीक है, तो ये आपको इजी के लिए है ना, ये काफी आपको इजी पड़ेगा ताकि आप न्यूमेरिकल्स कर रखें। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का एंगल, है ना, तो म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है, अब देखो इसका भी मीनिंग वही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन आई बाई साइन आर, कितना लिख सकते हो म्यू 2 बाई म्यू 1, और इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये तो वही हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। तो हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्ट कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, लेकिन स्नेल्स लॉ इस टर्म में याद रखेंगे तो आपको काफी क्या होगा, इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा म्यू 1 होगा कौन सा म्यू 2 होगा, है ना, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए आप ये याद रखो, जिस एंगल का जिस मीडियम का एंगल लिया उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, जिस मीडियम का एंगल लिया उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है। ठीक है, तो म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, यही होता है स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो लॉ है वो लॉ नहीं है, बस आपको लर्न करना है, ये लॉ में नहीं काउंट करेंगे हम। ठीक है, दूसरा देखो स्पीड चेंज होगी और v इज इक्वल टू क्या होता है एन लेमडा, कभी भी लाइट रह जाती स्पीड चेंज होगी तो ये टर्म चेंज होगी, ये चेंज होगी तो वो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है, तो इसलिए वेवलेंथ चेंज होगा। यदि किसी मीडियम में स्पीड डबल हो रहा है इसका मतलब वेवलेंथ डबल हो रहा है, स्पीड हाफ हो रहा है मतलब वेवलेंथ हाफ हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आएगा तो आपको रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी लिखना है। ठीक है, डायग्राम भी बनाना है जो हमने लास्ट स्लाइड में बनाया था, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और देखो एक और अच्छी बात है, जैसे आपको मान लो ये बहुत सारे मीडियम दिए हुए है ना, मान लो ऐसे लाइट रे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसको हमने बोल दिया I1। ठीक है, इसको बोल दिया हमने I2, ऐसे I3। तो आपको बस सीधा से लेना उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन एंगल का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में इफेक्ट, है ना, रिफ्रैक्शन के क्या इफेक्ट है। तो देखिए मान लो ये कॉइन रखा, ये एक वाटर
वाटर का टैंक है ना। यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कॉइन है, कॉइन है ना। कोई भी चीज हमें कब दिखती है, जब उससे आने वाली रेस हमारी आंखों में आए। तो ये मान लो आपका नॉर्मल हो गया है ना। यहाँ से एक रेज निकला, एक रे हमने निकाला, ठीक है। अब ये रे टुवर्ड्स बेंड होगा या अवे, है ना, किधर बेंड होगा। अब देखो वाटर से आ रहा है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से किधर बेंड होगा, वो डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। किससे बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से कोई पर्सन देख रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो, तो आपको ये रेस कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो वो हम डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक है। तो ये रेस आपको किस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है, इस जगह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से है, इस जगह से आता हुआ है। तो आपको ये फील होता है कि जो कॉइन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये कॉइन क्या है, यहाँ पर रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ रखा है, नीचे रखा है। इसीलिए स्विमिंग पूल में हम देखते हैं तो हमें क्या लिखा है, लेस डीप दिखता है, मतलब हमें इतना ज्यादा डीप नहीं दिखता, लेकिन जब हम उसमें उतरते हैं तो हमें लगता है कि वो यार वो काफी ज्यादा डीप था, है ना। वैसे ही आप एक नॉर्मल ग्लास में पानी भर के कॉइन रख दो, अंदर डाल दो, है ना, तो आपको कम दिखाई देगा, लेकिन जब आप पानी को निकालोगे, है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। जैसे एक खुद आप प्रैक्टिकल करिए, ये एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है। तो सेम ग्लास में एक में आपने पानी भर दिया, एक में खाली है ना, तो ये आपको क्या दिखाएगा, लेस डीप दिखाई देगा। ये क्या दिखाई देगा, लेस डीप, और ये मोर डीप दिखाई देगा, जबकि दोनों की एक्चुअल लेंथ तो क्या है, इक्वल है। ये आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कई बार टेबल पे क्या रखा होता है, ऐसा लिखा हुआ है ना, और यदि आपने क्या किया, एक ग्लास रख दिया, तो ये जो सी और डी है ये आपको कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा बड़ा और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि वो पास दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन देख रहा है तो उसे एक्चुअल में जो कॉइन है वो किस जगह दिखाई दे रहा है, इस जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो कॉइन कहाँ है, नीचे। क्लियर है। तो ये जो हाइट होती है इसको बोलते हैं रियल हाइट। क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। और ये जो है इसको बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, एपेरेंट डेप्थ। ये हम बोल सकते हैं एच प्राइम, है ना। तो रिलेशन होता है वो आपको बहुत कम यूज होगा, एच प्राइम इक्वल टू होता है एच बाई म्यू, मतलब म्यू टाइम्स कम दिखाई देता है। कितने टाइम्स कम दिखाई देता है, म्यू टाइम्स कम दिखाई देता है। यदि हम पूरा डेप्थ मान ले अराउंड 12 मीटर है, कितना मीटर है, 12 मीटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, तो जो एच प्राइम होगा वो कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 4/3, मतलब कितना, 9 मीटर। मतलब ये वाली हाइट आपको कितना दिखाई देगी, 9 मीटर। मतलब शिफ्टेड कितना दिखाई देगा, 3 मीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। अब इसका डेरिवेशन भी यदि आप करना चाहो तो मैं एक मिनट बता देता हूँ, लेकिन आपके 10th लेवल में किसी काम का नहीं है, रेगुलर में भी ये नहीं आएगा, है ना। लेकिन इसका डेरिवेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इधर देखो, आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये कॉइन है, ठीक है, वही डायग्राम हम बना लेते हैं। ये नॉर्मल लाइन, ठीक है, यहाँ से एक रे हमारा ये निकला, तो ये किधर बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसा बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, क्योंकि ये रियल लाइन नहीं है ना, इसको डॉटेड लाइन से हमने मिला दिया, लाइट। क्लियर है। नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया इस जगह, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब देखिए डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ये वाली हाइट जो है, ये वाली रियल हाइट है एच, और ये वाली हाइट है एच प्राइम। क्या है, एच प्राइम। ये आपका एच है, ये आपका एच प्राइम है। नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी सी और डी, ठीक। देखो अब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो देखिए ये वाला भी आई होगा, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर, है ना।
ये एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। यहाँ पे आप ऐसे देखिए, स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू साइन आई इक्वल्स टू 1 साइन आर। स्नेल्स लॉ ये होता है, म्यू साइन आई। अब साइन आई क्या होता है, अब यदि एंगल बहुत छोटा है, इफ आई इज वेरी लेस, ठीक है, तो जो टेन थीटा होता है वही इक्वल तो होता है साइन थीटा के, है ना। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं टेन आई इक्वल टू 1 टेन आर। टेन आई क्या होगा, जैसे इस वाले ट्रेंगल में देखो कौन सा, ए बी डी में, है ना। ए बी डी में क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, ए डी, इक्वल्स टू 1, है ना। टेन आर के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, और बेस कितना है, ए सी है। म्यू ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए डी कितना है आपका, एच है, इक्वल टू 1 अपॉन एच प्राइम, तो एच प्राइम इक्वल टू हो गया एच बाई म्यू, ठीक है। अब इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये करना है कि जब भी रेयर टू डेंसर में देखते हो तो कम दिख, सॉरी डेंसर से, हाँ, कहाँ से देख रहे हैं हम, रेयर से डेंसर में देख रहे हो तो आपको कैसा दिखाई देगा, कम दिखाई देता है। कितने टाइम्स कम दिखाई देता है, म्यू टाइम्स कम दिखाई देता है, ठीक है। तो म्यू से उसको डिवाइड कर देना है। सेकेंड जो है ना, सेकेंड इफेक्ट जो है, पेंसिल आर अपीयर्स आर बेंड, है ना, मैं डायरेक्टली शेयर ही कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका था पेंसिल, ये क्या था आपका, पेंसिल था, है ना। ये आपका पूरा पेंसिल था, यहाँ से कितने रेज निकले, ये रेज निकले, ये किधर बेंड हो गए, टुवर्ड्स या अवे, तो ये अवे फ्रॉम बेंड हो गए। तो यहाँ वाले पर्सन को लग रहा है कि ये रेज कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आ रही है, तो आपकी जो इसका जो बॉटम है, निब, वो कहाँ पे है, इस जगह दिखाई दे रही है। तो आपको कैसा दिखाई देता है, छोटी दिखाई देती है और बेंड दिखाई देती है, क्लियर है। वाटर टैंक वाला मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो सेकंड इफेक्ट आपका ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट हो गया, पेंसिल आर अपीयर्स बेंट इन शॉर्टर इन वेवलेंथ, है ना, शॉर्टर इन वाटर, वाटर में आपको कैसे छोटी और मुड़ी हुई दिखाई देगी। वैसे ही देखो इसका अपोजिट है, आप रेयर टू डेंसर से देखते हैं तो कम दिखाई देता है, वैसे ही डेंसर टू रेयर देखते हैं तो एक्चुअल से ज्यादा दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए ये एटमोस्फियर है, ठीक है। अब एटमोस्फियर क्या होता है, नीचे डेंसर मीडियम होता है, नीचे कैसे मीडियम होता है, डेंसर, और ऊपर कैसा होता है, रेयरर होती है, जो लाइट गैसेज होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो मान लो यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, बर्ड है ना। अब बर्ड से रेज निकलेगी, ये रे आई, किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स या अवे, नॉर्मल बना लो यहाँ पर। और रेयरर टू डेंसर आ रही है तो कैसी बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ये रे किस साइड बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, है ना। तो यहाँ से यदि हम देख रहे हैं, इस जगह से आप देख रहे हो नीचे से, तो आपको लग रहा है कि ये जो रेज है वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो देखो इस वाली लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा, ये जो लाइन है वो आपको कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, इस जगह से आती हुई दिखाई दे रही है ना। मतलब एक्चुअल में आपको फील होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस जगह है, लेकिन एक्चुअल में वो इस जगह होता है, ठीक है। मतलब जो बर्ड है, ठीक है, बर्ड्स आर अपीयर at more height than actual, ठीक है। जो बर्ड्स हैं आपको किसे, एक्चुअल से ज्यादा हाइट पर दिखाई देते हैं, ठीक है। वैसे ही दिवाली रॉकेट आर अपीयर एट मोर हाइट देन एक्चुअल, एक्चुअल से ज्यादा दिखाई देते हैं। कितना ज्यादा दिखाई देते हैं, म्यू टाइम्स ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब आप सीधे से ये देख लो कि रेयर टू डेंसर देखते हो तो आपको कम दिखाई देता है, कितना कम दिखाई देता है, म्यू टाइम्स कम दिखाई देता है। वैसे ही डेंसर से रेयर में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। कितना ज्यादा दिखाई देगा, म्यू टाइम्स ज्यादा दिखाई देगा, है ना। थर्ड फैक्टर हो गया। फोर्थ फैक्टर क्या है, early sunrise and delay in sunset, and delay sunset, है ना। देखिए सनसेट क्या होता है,
जब सन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चला जाता है तो उसको हम बोलते थे सनसेट। ये आपका सन है ना, दूर है इसलिए हमने उसको कैसा बनाया, छोटा बनाया। और ये हमारा क्या है, अर्थ है। सनसेट किसको बोलते हैं, जब सन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चला जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सनसेट। अब ये मान लो ये है ना, एक लाइन बना लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब देखिए अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना। तो ये हम एटमॉस्फेयर की, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये हमने लेयर बना ली। अब ऐसा सडनली चेंज नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, लेकिन हमने अभी इस टाइप से बना लिया। अब देखिए यहाँ से एक रेज आएगी, ये रे आएगी, ये आई, किस साइड बेंड होगी, टुवर्ड्स या अवे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जाना चाहिए था इसको ऐसा, लेकिन किधर बेंड होगी, थोड़ा सा टुवर्ड्स बेंड होगी, तो ऐसे बेंड हुई, ठीक है। और टुवर्ड्स बेंड होगी तो ऐसे बेंड हुई। तो यहाँ वाले पर्सन को ऐसी रे आई, मतलब इस वाले पर्सन को ये फील हो रहा है कि जो लाइट रे है वो किस जगह है, इस जगह, इस डायरेक्शन से आ रही है। तो आपको फील होता है कि जो सन है वो कहाँ है, ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में सन कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है। सन आपको क्या दिखता है, एक्चुअल से ऊपर दिखाई देता है। इसकी वजह से आपका 2 मिनट अर्ली सनराइज होता है। कितना मिनट का फर्क पड़ता है, 2 मिनट्स का। और डिले भी कितना होता है, 2 मिनट्स का। मतलब आपका जो दिन है वो कितने मिनट बड़ा हो जाता है, 4 मिनट बस, है ना। मतलब ये जो हम हमने बैंड ज्यादा किया, एक्चुअल में क्या होता है, बस हल्का सा फर्क पड़ता है, एक्चुअल से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। ऐसा नहीं इतना ऊपर दिखेगा, इतना ऊपर दिखेगा तो आपको घंटों का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, हल्का सा ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि ये वाला क्या है, रेयरर मीडियम है, और नीचे क्या है, डेंसर मीडियम है ना। तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो एक्चुअल में आप देख सकते हो जो रेज है वो ऐसी स्ट्रेट बेंड नहीं होती, ऐसे ऐसे हल्की 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 बेंड हो जाती है। तो यहाँ वाले पर्सन को लगेगा कि सन रेज इधर से आ रहा है। क्लियर। अब फोर्थ वाला देखो, है ना। फोर्थ वाला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसकी आप थ्योरी आप मॉड्यूल में दी हुई है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, देखो जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फियर है। अर्थ के ऊपर क्या है, एटमॉस्फियर है, ये आपका अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लेयर्स, जिनकी डेंसिटी भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। नीचे डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर डेंसिटी कम है। क्लियर। अब देखिए जब स्टार्स होते हैं, मान लो ये एक आपका स्टार, तो स्टार से लाइट रे आती है, तो जो आप तक आती है वो डिफरेंट लेयर से रिफ्लेक्ट हो के आती है। वो क्या होगा, इन सभी लेयर से रिफ्लेक्ट होगी। इन सभी लेयर का डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट कंपोजिशन है। स्पीड भी क्या है इनकी, जो लेयर है, जो गैसेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है वो क्या हो रहा है, इन डिफरेंट कंपोजिशन और डिफरेंट स्पीड की वजह से वो कंटिन्यूअसली पाथ चेंज हो रहा है। या हम ऐसे समझ सकते हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार ऑन द अर्थ आफ्टर, है ना, आफ्टर मेनी रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स, दिस layers are having different composition and moving with different velocities. So refractive index of each layer is different and path of light is continuously change. मतलब लाइट का जो पाथ है इन लेयर के मोशन की वजह से क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। उस चेंज की वजह से आपको क्या दिखता है, कभी लाइट इस साइड से आया, कभी दूसरी साइड से आया, तो इसलिए आपको क्या दिखता है, ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मून आपको ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता। मून से भी ये रे सभी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लेकिन मून से जो लाइट आ रही है वो क्या है, काफी ज्यादा अमाउंट में आ रही है। वो इतने ज्यादा अमाउंट में आ रही है कि उसमें जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आता है कि मून जो है वो ट्विंकलिंग करता हुआ नहीं दिखता, लेकिन स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं, उनसे अमाउंट ऑफ लाइट जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत कम आ रहा है। और इतना कम आ रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, जो बार बार पाथ चेंज हो रहा है, इसलिए वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मून से अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें जो थोड़ा बहुत पाथ चेंज हो रहा है
तो लेकिन दूसरी जगह से इतना अमाउंट ऑफ ला रहा है कि थोड़ा सा जो पाथ चेंज की वजह से जो चेंजेस है वो हम मेजर नहीं कर पाते, है ना। मून से ज्यादा लाइट क्यों आ रही है? क्योंकि मून क्या है, अर्थ के बहुत क्लोज है। बहुत क्लोज मतलब स्टार के कंपैरिजन में बहुत क्लोज है। क्लियर है? तो ये इफेक्ट है हमारे रिफ्रैक्शन के, ठीक है। तो अब बस आपको कुछ एक क्वेश्चंस करिए जैसे आपको इस टाइप से आ जाए। एक डायरेक्टली अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये ये एक बर्ड है आपका, क्या है? बर्ड। बर्ड बना सकते हैं ये bird। और ये है फिश। क्या है? फिश। ये एयर है और ये क्या है? वाटर। ये वाली डिस्टेंस है, हम ले लेते हैं 12 मीटर। ये कितनी है? 12 मीटर है। और ये वाली है 24 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 24 मीटर। और ये है 12 मीटर। तो आपको बताना है बर्ड फिश को कितनी दूर देखेगा और फिश बर्ड को कितनी दूर देखेगा, मतलब अपेरेंट डिस्टेंस। अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ फिश और बर्ड, ठीक है। और सेकंड है इसका अपोजिट, अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड और फिश, है ना। तो पहले अपन देखें बर्ड टू फिश। बर्ड टू फिश देखते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक सेम मीडियम है, तो सेम मीडियम में तो सेम देखेगा ही देखेगा, मतलब कितना देखेगा? 24। अब ये डेंसर मीडियम में देख रहा है तो डेंसर मीडियम में कम दिखता है ज्यादा दिखता है? तो रेयर टू डेंसर में देखते हैं तो ज्यादा दिखता है। कितने टाइम ज्यादा दिख, सॉरी कम दिखता है। रेयर टू डेंसर में क्या हो, कम दिखेगा। कितने टाइम्स कम दिखता है? म्यू टाइम्स कम दिखता है। मतलब 12 डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कितना होता है वाटर का? 4/3। कितना होता है? 4/3। तो ये कितना हो जाएगा? 9 मीटर। तो 24 + 9 कितना होगा? 33 मीटर। मतलब बर्ड फिश को 33 मीटर डिस्टेंस पे देखेगा। अब देखते हैं हम फिश टू बर्ड। फिश टू बर्ड। तो फिश देखो सेम मीडियम में तो 12 तो देखेगा ही देखेगा, सेम मीडियम में तो कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं है, ठीक है। एयर में क्या दिखता है? ज्यादा दिखाई देता है। तो कितने टाइम ज्यादा दिखाई देगा? म्यू टाइम ज्यादा दिखाई देता है। तो 24 × 4/3 तो कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल आउट करो। 32 + 44 मीटर। मतलब जो फिश है वो बर्ड को 44 मीटर डिस्टेंस पे दिखाई देगा, ठीक है। एक साल एक क्वेश्चन आ गया था, है ना, इस टाइप से, जैसे ये वाटर। अब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे एक फिश है। फिश बनाना नहीं आता तो ये फिश समझ लो आप। क्लियर है? ये सरफेस है, सरफेस पे क्या है? एक लेक समझ लीजिए, लेक था, यहाँ पे कोई एक पर्सन था। ठीक। अब पर्सन से ये कैसे दिखाई देगा? देखो तो यहाँ से जो रेज निकलेगी, यहाँ से जो रेज निकली वो किधर बेंड होगी? टूवर्ड्स ही आवे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। तो रेरर डेंसर टू रेरर, तो किसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। किसे बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से उसको दिखाई देगी। तो इस पर्सन को क्या फील हो रहा है कि लाइट रे कहाँ से आ रही है? लाइट रे इस जगह से फील हो रही है उसको, ठीक है। लाइट रे इस साइड से आ रही है तो मतलब उसको इस जगह से फील हो रहा है। अब इस पर्सन को तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिश यहाँ पर है, और जिस साइड दिख रहा है उस साइड यदि उसने फायरिंग कर दिया, मान लो फिश को उसे शूट करना है, तो कभी भी टारगेट पे नहीं लगेगा। यदि उसे फिश को शूट करना है तो वो किस साइड करेगा? जिस साइड दिख रही है उससे नीचे की तरफ शूट करेगा, ठीक है। तब जाके वो शूट होगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना कि यदि कभी भी मान लो किसी पर्सन को
जिस साइड फिश को शूट करना है तो जिस साइड दिख रही है उस साइड शूट करेगा, तो कभी भी जो आपका बुलेट है वो फिश को नहीं लगेगा। जिस साइड दिख रही है उससे नीचे की तरफ शूट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गए इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन एनटीएससी में इसी टाइप के आते हैं, वेरी इजी इजी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टी आई आर। टी आई आर, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है? टोटल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, ये आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है एक सोर्स, सोर्स मतलब बल्ब, है ना, ये बल्ब रखा हुआ है। ये क्या डेंसर मीडियम है और ये क्या है? रेयर मीडियम। यहाँ से रेज जाएगी, क्या होगा? किस साइड बेंड होगी ये रे? टुवर्ड्स या अवे? पहले हम नॉर्मल बना लेते हैं, तीन चार है ना इकट्ठे। नॉर्मल बना, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है, और एक ये बना लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो रेज आएगी, इधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी ना। यहाँ से रेज होगी, ये भी कैसी होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। एक टाइम पर ये क्या होगा? जैसे ही हो गया ये जस्ट रे क्या हो गई? 90। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को, तो इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और यदि इससे भी ज्यादा यदि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा? यहाँ से यदि हम एक रे ये भी बनाए कि और ज्यादा हो गया ये रे, तो क्या होगा? लाइट रे रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में, मतलब यहाँ पे क्या होने लगेगा? रिफ्लेक्शन होने लगेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि इस ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन लाइट रे ट्रेवल टुवर्ड्स मूव लिख देते हैं। ठीक है, लाइट रे मूव डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम light ray moves denser medium to rarer medium, angle of incidence of incidence for which angle of reflection is 90 degree. When light removes rarer medium, denser medium to rarer medium, angle of incidence for which angle of reflection is 90 degree is called critical angle. ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब लाइट रे कैसा हुआ, डेंसर से रेयर में आया, तो देखो एंगल ऑफ टू अवे फ्रॉम बेंड होगा, अवे बेम होगा, और जब ये अवे वाला एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखो ये एयर है ना, तो आप सिंपल सा क्या करना है, स्नेल्स लॉ लगा तो मैं लिख सकता हूँ म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, म्यू साइन आई सी इक्वल्स टू 1 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन आई सी इक्वल टू होता है 1/μ। ठीक है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन आई सी 1/μ है, तो मतलब आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स 1/μ। ठीक है, अब यदि म्यू 1/μ की वैल्यू 1/2 है ना, यदि इसकी वैल्यू कितनी है? 2 है, तो साइन आई सी इक्वल टू 1/2 है, मतलब जो आई सी की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी
30 डिग्री। क्लियर है? तो इस टाइप से क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो जाता है, ये वाला जो एंगल आई है यदि ग्रेटर है ये क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे सेम मीडियम में वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन होने लग जाता है, उसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये देखो कि यदि म्यू ज्यादा होगा, जितना म्यू ज्यादा होगा उतना रेस ज्यादा बेंड करेगी, उतना रेस ज्यादा बेंड करेगी, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल जल्दी बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल जल्दी बन जाएगा मतलब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। आप ऐसे समझिए, व्हेन लाइट रे, टाइप ही कर देता हूँ, ठीक है। रे मूव्स टुवर्ड denser rarer medium when the angle of reflection, angle of incidence is greater than critical angle, then light ray reflects same medium. This phenomenon is called as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए, वापस से हम देख लेते हैं। ये आपका मान लो डेंसर मीडियम है ना, यहाँ पे हमने रख दिया एक बल्ब, आपका हो गया बल्ब, है ना। एक टाइम पे क्या होगा, रेस कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जैसे जाना चाहिए था इसको, ऐसा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई, है ना। एक टाइम पे क्या होगा, जस्ट 90 एंगल बनेगा, कैसा एंगल बनेगा, जस्ट 90। तो इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल के लिए हम क्या बना लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री। ये नहीं बनाना है ना। तो ये वाला कितना हो गया, आईसी, मतलब आपका क्रिटिकल एंगल हो गया, और ये वाला एंगल 90 हो गया। और इससे यदि ज्यादा एंगल हो गया, इससे क्या हो गया, ज्यादा एंगल हो गया, तो लाइट रे क्या होगी, सेम मीडियम में वापस आ जाती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, नहीं होता है, कुछ कंडीशंस में होता है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन पहली है कि रेस कैसी होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर ही जाना चाहिए। रेस कैसी जाना चाहिए, डेंसर टू रेयर, है ना। रेयर टू डेंसर में ऐसा कोई टीआईआर नहीं होगा। सेकेंड कि जो, अच्छा कभी भी रेस जाएगी तो यहाँ पे टीआईआर हुआ क्या इस जगह, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है टीआईआर से कम था। तो इसीलिए आपको होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए इससे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। यदि क्रिटिकल एंगल से एंगल बड़ा है, जैसे यहाँ के सभी एंगल्स क्या है, ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे जैसे कई बार इस टाइप से देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल्स होते हैं ना, स्विमिंग पूल होते हैं, वहां पे नाइट में क्या होता है, नीचे एक बल्ब लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक बल्ब। तो बल्ब लगाने से क्या होता है, तो देखो यहाँ की रेज बाहर आ गई, लेकिन एक जगह से यहाँ पे टीआईआर होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे टीआईआर होना स्टार्ट हो गया। तो केवल ये जो पार्ट है, ये वाला कैसा रहेगा, ल्यूमिनेटेड होता है, और पूरा वाला कैसा होता है, डार्क होता है। तो ये काफी अच्छा होता है कि स्विमिंग पूल के नीचे एक बल्ब लगा हुआ है और केवल एक सर्कल से लाइट बाहर आ रही है, बाकी से कोई लाइट बाहर नहीं आ रही है, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। जैसे अब देखिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ, है ना। वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, है ना, म्यू फॉर वाटर। तो वाटर के केस में जो आईसी मिलता है वो मिलता है अराउंड 48 डिग्री। कितना मिलता है, 48 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। कितना होता है? 2.42। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है डायमंड के लिए वो मिलता है 24 डिग्री। कितना होता है? 24 डिग्री। तो दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो वाटर में देखिए, वाटर में क्रिटिकल एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा? 48 टू 90। लेकिन डायमंड में कितने बनेगा? 24 से लेके 90 तक। मतलब टीआईआर के चांसेस डायमंड में ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो डायमंड होता है, डायमंड की जो कटिंग होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, तो डायमंड को तराशते हैं ना, हीरे को तराशते हैं, तो वो कैसा होता है? एक पर्टिकुलर शेप में उसकी कटिंग होती है। ठीक है, तो जितनी इस टाइप से कटिंग करते हैं कि यदि कोई लाइट रे उसमें इंसर्ट कर गई तो वो बाहर निकलने से पहले क्या होगी? बहुत बार टीआईआर करती रहेगी, तो इसलिए उसका नेचर कैसा होता है? शाइनिंग नेचर होता है। ठीक है, अब ये जो बारीक बारीक जो कटिंग है वो जितनी अच्छी होगी, ठीक है, उतना ज्यादा उस डायमंड का कॉस्ट होता है। ठीक है, तो डायमंड यदि रॉ स्टोन है तो उसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती है जितनी उसकी कटिंग के बाद उसकी कॉस्ट क्या है? काफी टाइम ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कटिंग कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करता है कि उसको हमने कितना अच्छे तरीके से कट किया है। जितने अच्छे तरीके से कट किया है उतना ज्यादा वो टीआईआर करेगा। ठीक है, अब ये जो डिजाइन है, क्या हम ग्लास की भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि डायमंड कैसा होता है? हार्ड पार्टिकल होता है, तो उस पर बारीक बारीक डिजाइन बनाना पॉसिबल है। लेकिन जो हमारा ग्लास है, जैसे आप उसको डिजाइन बनाने जाओगे वो टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, इसलिए डायमंड क्या होता है? कॉस्टली होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में हमें इतना ही पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक है।